नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 29 जनवरी सन 2026 आज बीटिंग रिट्रीट है। भारत में गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन आज दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ होता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन। बारामती में लैंडिंग के दौरान गिरकर खाक हुआ, सभी 5 सवार मारे गए। अंतिम संस्कार आज होगा। हरियाणा के पलवल में बनेगा विश्व स्तरीय इंटरनेशनल स्टेडियम। 124 एकड़ जमीन पर बनेगा खेल स्टेडियम। दिग्विजय चौटाला का बड़ा आरोप, किसानों की आय कागजों में बढ़ी लेकिन धरातल पर घटी। फैमिली आईडी में गलत आय दिखाकर काटी जा रही है पेंशन। इग्नू बीएड 2026 अपडेट, आवेदन से पहले तैयार रखें ये 7 दस्तावेज वरना हाथ से निकल जाएगा मौका। परीक्षा में ड्यूटी देने वाले शिक्षकों के मानदेय में होगी बढ़ोतरी। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड का बड़ा फैसला। सीएम सैनी का डॉक्टरों को बड़ा तोहफा, अब खत्म होगा फाइलों का बोझ। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग हुआ पूरी तरह डिजिटल। सरकार की चुप्पी पर भड़किया अभय चौटाला, बोले पोर्टल और कागजों में उलझकर रह गई राहत। ओलावृष्टि से तबाह हुई फसलों की तुरंत हो विशेष गिरदावरी। हरियाणा के शहरों में एआई डिजिटल मैपिंग से होगा सड़कों व नालियों का निर्माण, रोकेगी सरकारी पैसे की बर्बादी। एसवाईएल पर मुख्यमंत्रियों की बेनतीजा बैठकें। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का बीजेपी पर तंज, बोले लोगों के हितों से खिलवाड़। धर्म नगरी में उमड़ेगा आस्था का सैलाब। कुरुक्षेत्र में 125 करोड़ से बनेगा भव्य गुरु रविदास धाम, सीएम सैनी करेंगे शिलान्यास। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का बदला नाम से लेकर पहचान तक सब बदला। इस बार का मेला होगा बेहद खास। चौथा T20 न्यूजीलैंड ने भारत को 50 रन से हराया। विशाखापट्टनम में 216 रन का टारगेट चेज कर रही टीम इंडिया 18.4 ओवर में 165 रन बनाकर ऑल आउट हुई। और देश भर में यूजीसी के नए नियमों का कड़ा विरोध, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में ओलावृष्टि, गरज चमक और तेज हवाओं के कारण अब कड़ाके की ठंड और कोहरे ने दस्तक दे दी है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ठंड के साथ अब बारिश की संभावना है। ऐसे में 29 और 30 जनवरी को मौसम में फिर से बदलाव की संभावना है, लेकिन 29 और 30 जनवरी के दौरान भी राज्य के अलग अलग हिस्सों में शीतलहर और घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। 31 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 1 फरवरी से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना बन रही है। इसके प्रभाव से फरवरी की शुरुआत में फिर से बादल छाने और हल्की बारिश या फिर गरज चमक की स्थिति हरियाणा में बन सकती है। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा कि मंगलवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। खेतों में खड़ी सरसों, गेहूं समेत कई अन्य प्रकार की रबी फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे किसान आर्थिक संकट में फंस गए हैं। अभय चौटाला ने कहा कि इससे पहले बाढ़ से भी किसानों की फसलें बर्बाद हुई थी, लेकिन भाजपा सरकार ने आज तक उस नुकसान का मुआवजा नहीं दिया। अब ओलावृष्टि ने किसानों की बची खुची उम्मीदें भी तोड़ दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इतना नुकसान होने के बावजूद सरकार पूरी तरह से संवेदनशील बनी हुई है और आंखें मूंदे बैठी है। उन्होंने सवाल उठाया कि किसान आखिर कब तक हर आपदा को अकेले झेलेगा और सरकार केवल तमाशबीन बनी रहेगी। अभय सिंह चौटाला ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने घोटालों और भ्रष्टाचार के जरिए प्रदेश की जनता के हजारों करोड़ रुपए लूट लिए और झूठे प्रचार पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन किसानों को फसल के नुकसान का मुआवजा देने के नाम पर सरकार पीछे हट जाती है। अब हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में ड्यूटी देने वाले प्रमुख केंद्र अधीक्षक, सुपरवाइजर एवं क्लर्क के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। ये बढ़ोतरी 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की होगी। इसी के साथ उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन कार्य करने वाले शिक्षकों की राशि में भी वृद्धि की जाएगी। बोर्ड प्रशासन ने यह निर्णय शिक्षकों की मांग को ध्यान में रखते हुए लिया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए 5,23,000 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। बोर्ड की तरफ से प्रदेश भर में 1400 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 20 शिक्षकों की ड्यूटी लगवाई गई है। इस लिहाज से तकरीबन 28,000 शिक्षक इस परीक्षा में ड्यूटी देंगे। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि इसी सत्र में वार्षिक परीक्षा फरवरी व मार्च 2026 से परीक्षा ड्यूटी के लिए दिए जाने वाले मानदेय में 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का तथा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के मामले में भी निर्णय लेते हुए वृद्धि की जाएगी।
औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में जल्द ही 39वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की शुरुआत होने जा रही है। बता दें कि यह अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला आत्मनिर्भर भारत की पहचान थीम पर आधारित है, इसलिए इस मेले का नाम बदलकर सूरजकुंड आत्मनिर्भर क्राफ्ट फेस्टिवल रखा गया है। यह मेला 31 जनवरी से शुरू होगा और 15 फरवरी तक चलेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मेले में मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे और मेले का विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे। इस मेले में मेघालय और उत्तर प्रदेश को थीम स्टेट के रूप में चुना गया है, जबकि मिस्र को पार्टनर कंट्री घोषित किया गया है। मेले को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, जहां मेले में लोगों के लिए विशेष फूड स्टॉल, हस्तशिल्प व अन्य कार्यक्रम उनका दिल जीतेंगे, तो वहीं बच्चों के मन को खिलौने, रोमांचक झूले और मनोरंजन पार्क अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। श्रेष्ठ शिल्पकारों को कला रत्न, परंपरागत कला मणि, कला निधि एवं कला श्री पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा में खेल सुविधाओं का बुनियादी ढांचा मजबूत करने की दिशा में प्रदेश की नायब सैनी सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में पलवल जिले से खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। यहाँ गांव बहरोला में प्रस्तावित इंटरनेशनल खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए चिन्हित 124 एकड़ जमीन मिलने का रास्ता अब साफ हो गया है। ग्राम पंचायत ने 33 साल की लीज पर इस जमीन को खेल विभाग को हस्तांतरित कर दिया है। बता दें कि पिछले साल पलवल में धन्यवाद रैली आयोजित हुई थी, जिसमें खेल मंत्री गौरव गौतम की तरफ से और उनकी डिमांड पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इंटरनेशनल खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी। इस स्टेडियम में क्रिकेट ग्राउंड, एथलेटिक ट्रैक, बैडमिंटन हॉल, फिटनेस एवं रिहैब सेंटर, होटल और रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस स्टेडियम में 30 से 50,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था भी होगी। पलवल के एकमात्र जिला स्तरीय सुभाष चंद्र बोस खेल स्टेडियम के सौंदर्यीकरण का काम भी शुरू हो चुका है। 4 करोड़ 26 लाख रुपए की धनराशि से इस स्टेडियम के सौंदर्यीकरण कार्यों में 6 फीट ऊंची चारदीवारी, वॉकिंग ट्रैक और फाउंटेन, वॉलीबॉल कोर्ट में फेंसिंग लगाना आदि काम शामिल है। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार बुधवार शाम को अचानक कुरुक्षेत्र पहुंचे। यहां कैबिनेट मंत्री ने उमरी में संत शिरोमणि गुरु रविदास की 649वीं जयंती समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने सामाजिक, धार्मिक संगठन और आम नागरिकों को समारोह में आने का भी निमंत्रण दिया। गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में 31 जनवरी को राज्य स्तरीय समारोह जीटी रोड के पास उमरी में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य रूप से अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। समारोह की अध्यक्षता खुद कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार करेंगे। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि उमरी में 124 करोड़ रुपए की लागत से संत शिरोमणि गुरु रविदास धाम यानी भवन व म्यूजियम को बनाया जाएगा। ये धाम संत रविदास के जीवन, शिक्षाओं और भक्ति आंदोलन को समर्पित होगा। इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। भवन में सबसे ऊपर गुरु रविदास जी की 38 मीटर की प्रतिमा लगाई जाएगी। प्रतिमा नेशनल हाईवे से आने जाने वालों को स्पष्ट तौर पर नजर आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि संत महात्मा और महापुरुष पूरे मानव समाज की अमूल्य धरोहर होती है। उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। SYL के मुद्दे को लेकर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों यानी भगवंत मान और नायब सिंह सैनी की बैठक को हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने निराधार और बैठकों का खेल बताया। कहा कि ऐसी बैठकों से जनता को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही हरियाणा के पक्ष में फैसला दे चुका है। उन्होंने मांग की कि हरियाणा सरकार को पंजाब सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा दायर करना चाहिए। अब बातचीत का कोई औचित्य नहीं बचा है, क्योंकि कोर्ट का फैसला स्पष्ट है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार हरियाणा के पानी के की रक्षा करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। SYL पानी हरियाणा का अधिकार है और इसे लेने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के पक्ष में है, इसलिए बैठकों की बजाय इसे लागू करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सिर्फ अपना हिस्सा मांग रहा है और राजनीतिक दलों को एकजुट होकर इस मुद्दे पर दबाव बनाना चाहिए, लेकिन वर्तमान सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। वहीं राव नरेंद्र सिंह ने हाल ही में हुई ओलावृष्टि पर भी गहरी चिंता जताते हुए कहा कि इस प्राकृतिक आपदा से प्रदेश के कई इलाकों में किसानों की फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए तथा प्राथमिकता के आधार पर फसलों की गिरदावरी करवाकर प्रभावित किसानों को शीघ्र अतिशीघ्र मुआवजा अदा किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें इस कठिन समय में राहत मिल सके। जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार झूठी आय को ढाल बनाकर प्रदेश के बुजुर्गों, महिलाओं और किसानों को सरकारी योजनाओं के लाभ से दूर करने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों में आमजन का कोई फायदा नहीं है, केवल धोखा ही है। दिग्विजय चौटाला पानीपत में JJP द्वारा आयोजित युवा योद्धा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। दिग्विजय चौटाला ने युवाओं से आह्वान किया कि वे बुजुर्गों की कट रही बुढ़ापा पेंशन, गरीबों के काटे गए BPL कार्ड और महिलाओं के साथ लाडो लक्ष्मी योजना के नाम पर किए गए धोखे के खिलाफ एकजुट
होकर भाजपा सरकार से लड़ाई लड़ें। चौटाला ने कहा कि बीजेपी सरकार परिवार पहचान पत्र में झूठी इनकम दिखाकर जननायक चौधरी देवीलाल द्वारा शुरू की गई बुढ़ापा पेंशन को बंद करने में लगी हुई है। ऐसे में बुढ़ापा पेंशन बहाली के लिए जेजेपी युवाओं के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेगी। दिग्विजय ने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना की झूठी घोषणा करके भाजपा ने चुनाव के समय महिलाओं से वोट हासिल किए। अब सभी महिलाओं को 21 रुपए नहीं दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, 1000 रुपए की एफडी करके महिलाओं के साथ बड़ा विश्वासघात किया है। इस मौके पर दिग्विजय ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि प्रत्येक महिला के खाते में प्रति माह 21 रुपए आने चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसान की आय केवल कागजों में बढ़ाकर उन्हें भी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा रहा है, जबकि धरातल पर किसानों की आमदनी घटी है। हरियाणा सरकार ने सड़क निर्माण कार्य को आधुनिक व डिजिटल करने की दिशा में ठोस कदम उठाया है। दरअसल राज्य के शहरों में सड़कों और नालों की डिजिटल मैपिंग कराई जा रही है। ये प्रक्रिया गुरुग्राम और फरीदाबाद में शुरू हो चुकी है और जल्द ही अन्य शहरों में भी शुरू की जाएगी। इस प्रक्रिया में AI तकनीक से नक्शे तैयार किए जाएंगे और जिससे कि सड़क व नाले बनाने में देरी और निर्माण एजेंसियों की मनमानी को रोका जा सकेगा। डिजिटल मैपिंग के दौरान नाले और सड़क की निर्माण तारीख से लेकर उनकी लागत और निर्माण करने वाली एजेंसी का नाम भी दर्ज होगा। इसका फायदा ये होगा कि एक क्लिक करते ही पता चल जाएगा कि इसे किस एजेंसी द्वारा बनाया गया है और इसकी निर्माण अवधि क्या है। भविष्य में अगर सड़क या फिर नाला टूटा तो उसको बनाने वाली एजेंसी की सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी। दरअसल कई बार ऐसा देखा गया है कि सड़क और नाले सुरक्षित होने के बावजूद उन्हें टूटा दिखाकर अधिकारी और ठेकेदार सरकारी धन का खर्च दिखा देते हैं। ऐसे लोगों पर इस तकनीक के माध्यम से पूरी तरह से लगाम लगेगी। पानी व सीवर के लिए भी डिजिटल मैपिंग का उपयोग कारगर साबित होने वाला है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया। बुधवार सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश कर गया। वे 66 साल के थे। हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान गई। पवार 5 फरवरी को पुणे में होने वाले जिला परिषद चुनाव के लिए 4 रैलियों को संबोधित करने वाले थे। वे मुंबई से सुबह 8:10 पर रवाना हुए थे। केंद्रीय एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने बताया कि पायलट ने बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन रनवे साफ दिखाई नहीं दिया तो वह प्लेन को दोबारा से ऊंचाई पर ले गया। पहली कोशिश नाकाम रहने के बावजूद बारामती के रनवे 11 नंबर पर दोबारा से लैंडिंग की कोशिश की गई। इस दौरान विमान रनवे से पहले ही गिर गया और उसमें आग लग गई। बारामती में विमान क्रैश होते ही उसमें आग लग गई। कुछ ही मिनट में पूरा प्लेन जलकर खाक हो गया। इस दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया था, यानी कि उसने मेडे कॉल भी नहीं दिया था। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस बारामती पहुंचे। उन्होंने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। वहीं पवार का अंतिम संस्कार बारामती में गुरुवार सुबह 11 बजे किया जाएगा। अजित के चाचा शरद पवार, पत्नी सुनेत्रा, दोनों बेटे और बहन सुप्रिया सुले भी बारामती पहुंच गई है। अजित पवार की पार्टी एनसीपी, भाजपा, शिवसेना महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में शामिल है। उन्हें मिलाकर पार्टी के कुल 41 विधायक थे। वे खुद उप मुख्यमंत्री थे। इनके अलावा 7 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री भी हैं। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रियाएं अब आम लोगों और डॉक्टरों के लिए कहीं ज्यादा आसान होने वाली है। राज्य सरकार ने एक ऐसा इंटीग्रेटेड ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है जिससे डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रमाण पत्र, पंजीकरण और अन्य जरूरी सेवाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि यह पहल इसलिए की जा रही है ताकि स्वास्थ्य विभाग के कामकाज में पारदर्शिता आए और तकनीक का सही तरह से उपयोग हो सके। उन्होंने कहा कि डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी पहले ही मरीजों की सेवा में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में कागजी औपचारिकताओं में उनका समय खराब होना उचित नहीं है। यह पोर्टल स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए बनाया गया है। साथ ही एक ऑल इन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है जिसके जरिए डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मी अपने जरूरी दस्तावेजों से जुड़े हुए सभी काम ऑनलाइन तरीके से कर सकेंगे। अब आवेदन, जांच और प्रमाण पत्र जारी होने की पूरी प्रक्रिया इंटरनेट के जरिए होगी। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार इस पोर्टल को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। पहले चरण में मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, आयुष और होम्योपैथी से जुड़े हुए पेशेवर इसका उपयोग कर सकेंगे। अगले चरण में नर्सिंग और फिजियोथेरेपी से जुड़े हुए स्वास्थ्य कर्मियों को भी इससे जोड़ा जाएगा। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू की तरफ से जल्द ही बीएड कोर्स 2026 में एडमिशन की आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। अगर आप भी बीएड करना चाहते हैं तो इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस बारे में इग्नू की ओर से आवेदन विंडो खोलने से पहले प्रोस्पेक्ट्स भी जारी किया जाएगा जहां कोर्स से संबंधित सारी जानकारियां शामिल होंगी। इग्नू से बीएड कोर्स करने के लिए आपको नेशनल लेवल की एक परीक्षा देनी होगी। यह एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन माध्यम से आयोजित होगा और इसकी समय अवधि 2 घंटे की रहेगी। एंट्रेंस एग्जाम
एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंडर ग्रेजुएट कोर्स में कम से कम 50% अंक प्राप्त होने कंपलसरी हैं। तो वहीं आरक्षित श्रेणी उम्मीदवारों के लिए कम से कम 45% अंक होने चाहिए। अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के तीसरे साल की परीक्षा देने वाले उम्मीदवार भी इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इग्नू बीएड 2026 के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in पर विजिट करना होगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस वर्ष 2026 में विशेष शिक्षक के लिए भर्ती निकाली है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत देश भर के विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में कुल 987 पदों पर विशेष शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे, जिसमें टीजीटी यानी विशेष शिक्षक के 493 पद और पीआरटी यानी विशेष शिक्षक के 494 पद शामिल हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीआरटी स्पेशल एजुकेटर के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं पास होने चाहिए। मान्यता प्राप्त विकलांगता श्रेणी में स्पेशल एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए। वहीं सीबीएसई द्वारा आयोजित सीटेट पेपर 1 पास करना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी टीचिंग में एक्सपर्ट होना चाहिए। टीजीटी के लिए कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। वहीं स्पेशल एजुकेशन में बीएड या बीएड जनरल के साथ स्पेशल एजुकेशन में 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 पास किया हुआ होना चाहिए। साथ ही एज लिमिट की बात करें तो टीजीटी के लिए अधिकतम 35 साल और पीआरटी के लिए अधिकतम 30 साल तय की गई है। सैलरी 45,000 रुपए से लेकर 55,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। आप केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। देश भर में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और स्वर्ण जाति के लोगों का यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए नियमों को लेकर भारी विरोध जारी है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की मांग को स्वीकार कर लिया। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की बेंच ने वकीलों की दलीलों पर ध्यान दिया। सीजेआई ने कहा कि हमें पता है कि क्या हो रहा है, सुनिश्चित करें कि खामियों को दूर किया जाए, हम इसे लिस्ट करेंगे। यूजीसी के नए नियमों का विरोध क्यों हो रहा है, तो आपको यहाँ पर बताते चलें कि यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था। इसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026। इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने के निर्देश दिए हैं। ये टीमें खासतौर पर SC, ST और OBC छात्रों की शिकायतों को देखेंगी। सरकार का कहना है कि ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए हैं। हालांकि नियमों को जनरल कैटेगरी के खिलाफ बताकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आलोचकों का कहना है कि स्वर्ण छात्र यानी स्वाभाविक अपराधी बना दिए गए हैं। वहीं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का कहना है कि नए नियम कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपसों में उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं, इससे कि कॉलेजों में अराजकता का माहौल पैदा होगा। भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 487 अंक चढ़कर 82,344 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 167 अंकों की बढ़त देखने को मिली और ये 25,342 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं कारोबार के दौरान सेंसेक्स अपने दिन के ऊपरी स्तर से तकरीबन 650 अंक और निफ्टी डे हाई से 185 अंक गिरा था। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 82,503 का और निफ्टी ने 25,372 का हाई बनाया। ऑयल एंड गैस सेक्टर में सबसे अधिक 3.4% की तेजी देखने को मिली। फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, आईटी, मीडिया, मेटल और सरकारी बैंक व प्राइवेट बैंक और रियल्टी सेक्टर में 2.5% तक की तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयरों में तेजी और 8 में गिरावट देखने को मिली। तो वहीं BEL, जोमेटो और बजाज फाइनेंस के शेयरों में 9% तक की तेजी रही। वहीं एशियन पेंट्स, मारुति सुजुकी और सन फार्मा के शेयर्स में 4% तक की गिरावट भी देखने को मिली। तो वहीं दूसरी तरफ सोने व चांदी के दाम लगातार तीसरे दिन अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 5,734 रुपए बढ़कर 1,64,635 रुपए पर पहुंच गया है। तो 2 दिन में सोना 10,335 रुपए महंगा हो चुका है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी 17,257 रुपए बढ़कर 3,61,821 रुपए प्रति किलो पर ओपन हुई। हालांकि शाम होते होते यह 13,703 रुपए बढ़कर 3,58,267 रुपए पर बंद हुई। 2 दिन में चांदी की कीमतों की बात करें तो 40,562 रुपए तक महंगी हो चुकी है। तो वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,50,066 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।